आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र की 3 मुख्य विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी और कांग्रेस से दूरी बनाने का फैसला लिया है। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले हफ्ते ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी मुलाकात करेंगी, जो कि बीजू जनता दल के प्रमुख हैं। दरअसल हाल ही में लंदन में दिए गए एक भाषण को लेकर बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही है। वहीं इस सारे मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि राहुल गांधी ने विदेशों में टिप्पणियां की और जब तक वह माफी नहीं मांगते तब तक बीजेपी संसद को चलने नहीं देगी। इसका मतलब है कि वे कांग्रेस का इस्तेमाल करके संसद नहीं चलाना चाहते। बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बने ताकि बीजेपी की मदद करे। 2024 चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर फैसला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही टीएमसी सांसद ने ये भी कहा कि ये सोचना बीजेपी का भ्रम है कि कांग्रेस विपक्ष का बिग बॉस है। टीएमसी नेता ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 23 मार्च को नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगी। हम अन्य विपक्षी दलों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह तीसरा मोर्चा है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के पास बीजेपी का मुकाबला करने की ताकत है। गौरतलब है कि हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बात की पुष्टि की है कि वे कांग्रेस और बीजेपी दोनों से समान दूरी बनाए रखना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कोलकाता में पत्रकारों से कहा था कि बंगाल में हम ममता दीदी के साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि जो लोग बीजेपी वैक्सीन लगवा लेते हैं उन्हें सीबीआई, ईडी या आईटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की रिमांड को अगले 5 दिन के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 7 दिन की रिमांड मांगी थी और मनीष सिसोदिया को ईडी ने विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल की अदालत में पेश किया था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी मिली है तथा उन्हें अन्य आरोपियों के साथ बिठाकर पूछताछ करनी है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के ईमेल में मिले डेटा और उनके मोबाइल फोन का फॉरेंसिक विश्लेषण भी किया जा रहा है। वहीं सिसोदिया के वकील ने उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने के ईडी के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि तथाकथित अपराध से अर्जित आय पर जांच एजेंसी कुछ नहीं बोल रही है, जबकि मामले का केंद्र में यही है। उन्होंने यह भी कहा कि हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने का कोई तुक नहीं है और सिसोदिया की पहले की 7 दिन की हिरासत के दौरान उनका सामना केवल 4 लोगों से कराया गया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आए दिन अपने बयानों के चलते चर्चाओं में बने रहते हैं और अब एक बार फिर वे अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसा शख्स चाहिए जो कि गर्व से कहे कि वो हिंदू है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत गर्व से बोलते हैं कि मैं मुसलमान हूँ। बहुत से लोग गर्व से खुद को ईसाई बोलते हैं। इस बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो गर्व से कह सकता है कि वो हिंदू है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि यहाँ मैंने लोगों को भारत माता की जय, शिवाजी की जय बोलते सुना है। ऐसे ही हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। इसके साथ ही सीएम शर्मा ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस देश को कमजोर करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले मुगलों ने देश को कमजोर किया, कांग्रेस पार्टी आज के समय की मुगल है। इन्हें राम मंदिर बनने पर आपत्ति होती है। क्या आप मुगलों के बच्चे हैं? शर्मा ने आगे कहा कि दिल्ली के एक बादशाह ने एक समय पर मंदिर तोड़ने की बात कही थी, लेकिन केंद्र में फिलहाल मोदी सरकार है जो राम मंदिर निर्माण की बात हो रही है। यह नया भारत है। पाकिस्तान अगर भारत में आतंकी भेजता है तो हम पाकिस्तान में घुसकर उसको मारते हैं। कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा गर्व से हिंदू बोलने वाले बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि असम के बीजेपी सीएम ने यह स्वीकार लिया है कि नरेंद्र मोदी के 8.5 साल के शासन में उन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो गर्व से ये कहे कि वह हिंदू है। ओवैसी ने आगे कहा कि हिंदुओं को अपनी आस्था पर गर्व करने से कौन रोक रहा है। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि संसद में ऑडियो को म्यूट कर दिया गया था ताकि सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज को खामोश किया जा सके। कांग्रेस ने ट्विटर पर एक क्लिप भी शेयर किया जिसमें लोकसभा में ऑडियो बंद लग रहा है, जबकि सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद उसी वक्त विपक्षी दल भी विरोध करते नजर आ रहे हैं। वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि विपक्ष के सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आसन के पास पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के लगभग सभी सदस्य अपने स्थानों पर उठ खड़े हुए हैं और लगभग 20 मिनट तक सदन में किसी प्रकार का ऑडियो सुनाई नहीं दिया। ऑडियो तभी लौटा जब स्पीकर ने बोलना शुरू किया। पहले वे सांसदों से शोर मचाना बंद करने के लिए कहते रहे, फिर उन्होंने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। वहीं सरकार की तरफ से इस बात पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि लोकसभा में ऑडियो क्यों नहीं था। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ।
भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की कैबिनेट के मंत्री इसराइल मंसूरी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर खूब हंगामा किया। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायकों ने सदन में ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। वहीं इस बीच सदन में हनुमान चालीसा के पाठ के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि राम से ज्यादा कर्मठ थे रावण, उन पर अन्याय हुआ था। जीतन राम मांझी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम की कहानी काल्पनिक है और इस कहानी में राम से ज्यादा कर्मठ रावण था, लेकिन इस काल्पनिक कहानी को हम नहीं मानते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। उन्होंने इस नोटिस में आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री द्वारा कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेहरू सरनेम रखने का सुझाव देना दोनों नेताओं के विशेषाधिकार का उल्लंघन है और सदन की अवमानना है। गौरतलब है कि संसद के बजट सत्र के पहले चरण में 9 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में गांधी परिवार के सदस्यों पर तीखा हमला बोलते हुए पूछा था कि उन्हें नेहरू सरनेम इस्तेमाल करने में शर्म क्यों आती है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि 600 सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू के नाम का उल्लेख नहीं होता है तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं और उनका खून एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे ये समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है, क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने में। वहीं केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए विशेषाधिकार हनन के नोटिस में कहा है कि प्रधानमंत्री को पता है कि पिता का सरनेम बेटी को नहीं मिलता है। उन्होंने कहा यह जानने के बावजूद प्रधानमंत्री ने मजाक उड़ाया। वेणुगोपाल ने नोटिस में कहा है कि प्रधानमंत्री का लहजा और अभिप्राय अपमानजनक था। उन्होंने कहा यह स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आक्षेप के समान है, जो उनके विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है और सदन की अवमानना के समान भी है। उन्होंने नोटिस में कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक और मानहानिकारक टिप्पणी करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही की मांग करता हूं। उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा है और कोर्ट इस केस में अपना फैसला 28 मार्च को सुनाएगा। वहीं इस केस के मुख्य आरोपी अतीक अहमद और अशरफ को सजा मिलनी लगभग तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके पुलिस सुरक्षा गार्ड संदीप निषाद की 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं इस हत्याकांड को लेकर यूपी पुलिस ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे असद समेत 5 आरोपियों की सूचना देने वालों के इनाम को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इससे पहले उमेश पाल की हत्या से कथित रूप से जुड़े 2 लोग अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान को 27 फरवरी और 6 मार्च को पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।